वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इज़ सेंटर ऑफ मास। तो अब पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम देखें अभी तक जितनी भी हमने लॉज को डिस्कस किया है, जितने भी रूल्स को डिस्कस किया है, चाहे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो या फिर वो लॉज ऑफ मोशन हो, दोनों ही कंडीशंस में हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम जैसे कि बोल रहे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज़ एप्लीकेबल है, तो वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो गया और हम कहते थे कि दिस एफ इक्वल्स टू एम ए। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लाइक योर बस, कार, ट्रेन, दीज ऑल आर व्हाट इंक्लूडिंग अस। हम सभी क्या हैं? हम सभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं। तो हम किस चीज़ के मोशन को कंसीडर करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाई अगर हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मान नहीं सकते हम इतनी बड़ी चीज़ों को, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट। अब किस चीज का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं? मे बी, है ना, दैट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए एक नई चीज़ यहाँ पर आता है आपके सामने कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी मैं सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ही इजी वे में माइन्यूटली सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। स्किप करने का मतलब आप कुछ ना कुछ उसमें मिस करेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा अधूरा रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेयर होल द मास इज सपोज्ड टू बी, आप सेंटर्ड कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो होल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी कैन से ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। इट्स ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप चल रहे हैं, कोई कार चल रहा है, कोई बस चल रहा है, तो उसके मोशन को हमें कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे? हम उस पूरे मास को किस पॉइंट पर अज्यूम कर लेंगे? एक पॉइंट पर जिसको आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इन चीज़ों को जैसे कि मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि अगर मैंने कोई भी पार्टिकल्स को अज्यूम कर लिया। अब मान लेते हैं, देखिए ये कोई दो पार्टिकल्स हैं, इट इज़ m1 एंड इट इज़ m2। ये दो पार्टिकल्स हमने मान लिए m1 एंड m2। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक सेपरेशन है, रिलेटिव पोजीशन है इन पार्टिकल्स की। अब हम ये चाहते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझना है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। देखिए यही कॉन्सेप्ट से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा ध्यान से इन चीज़ों को आप समझिए कि सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं इनका मोशन इस तरह से हो, किस तरह से कि इनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज ना आए। किस तरह से कि देखिए जितनी देर में ये यहाँ पहुँच जाए, मानकर चलिए उतनी ही देर में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल फोर्सेस लगाएं, अदरवाइज अनइक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमने कोई एक फोर्स लगाया इसके ऊपर F1, इसके ऊपर लगाया F2, ये दो फोर्सेस हमने अप्लाई कर दिए
और हमने देखा कि इनका मूवमेंट कैसा रहा, इनका मूवमेंट इस तरह से आगे चलता जा रहा है, मतलब इनकी पोजीशन में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम ये मान लें, अगर सपोज कोई भी एक ऐसा पॉइंट हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर हम ये मान लें कि मास इज सेंटर्ड। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं कि दिस इज व्हाट योर सेंटर ऑफ मास। अब अगर इस जगह हम एक फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं, इक्वल्स टू F1 प्लस F2, और यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि मास इज सेंटर्ड, मतलब M1 भी है और M2 भी है, इन दोनों का सम यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में अगर ये फोर्स लगाएं तो मोशन हमारा क्या रहे, मोशन इज अनअफेक्टेड, मोशन में कहीं भी कोई भी चेंज ना आए। तो हम ऐसे पॉइंट को क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ मास। मीन्स इफ द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको आप क्या मान रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, और जिस जगह हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज द पॉइंट वेयर होल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो इस चीज का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, दिस इज व्हाट योर सेंटर ऑफ मास। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इन चीज़ों को। मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए कि अब हमने ये तो दो पार्टिकल्स का सिस्टम ले लिया, अब हम ये मान लेते हैं कि ये कोई भी एक रिंग है और इस रिंग को आप क्या करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप दो तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, या ये कुछ भी फोर्सेस हो सकते हैं, F1 F2, लेकिन इसका मोशन कैसा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस को हम कहाँ लगा दें, इसके सेंटर ऑफ मास पर। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग इज द सेंटर ऑफ द रिंग। हम इन सब चीज़ों का आगे भी डेरिवेशंस करेंगे, समझेंगे कि हम किस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो ये जो भी हमारा रिंग है, ये इसका मूवमेंट क्या रहेगा, इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। मतलब आपने फोर्स लगाया तो थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, इट इज़ लाइक दिस। किस कंडीशन में पहुँच जाएगा कि जब हम ये फोर्स कहाँ लगा रहे हों, सेंटर ऑफ मास पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जनरल आइडिया आपको देता हूँ कि सपोज़ कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी एक स्क्वायर है, लैमिना है, तो उस कंडीशन में उसके इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स को हम क्या मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। ट्राइंगल के कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं, दैट इज़ द सेंट्राइड, या जब जिसको आप कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, दिस इज़ व्हाट योर सेंटर ऑफ मास। तो अब ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, यही चीज़ें हमें सेंटर ऑफ मास को समझने में थोड़ा सा हेल्प करती हैं। देखिए क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक हमारा 2 पार्टिकल सिस्टम ही हो, इट मे बी अ n पार्टिकल सिस्टम। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई हमारा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3, M4, राइट, और हम यहाँ पर मान लेते हैं इट इज़ n पार्टिकल सिस्टम हमने मान लिया यहाँ पर। तो अब इसका भी क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारे इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें ये नज़र आते हैं, इट इज़ R1, कोई ना कोई तो पोजीशन होगी, R2, R3, R4, और इसको हम मान लेते हैं इट इज़ Rn। तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा इस सिस्टम के अंदर, इन विच सिस्टम, इन दिस सिस्टम, अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम एक ऐसा फोर्स लगाएं जो इन सभी पार्टिकल्स पर लग रहा था, उनके इक्वल हो सबने, और इसी पॉइंट पर हम मान लें कि ये सारे मासेस सेंटर्ड हैं, तो मोशन विल रिमेन अनअफेक्टेड। यही हमारा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। तो चलिए समझते हैं सेंटर ऑफ मास को एक अच्छी तरह से, एक इजी वे में, राइट, और देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।
मान लेते हैं कि कोई दो पार्टिकल्स हैं और उनकी पोजीशन को भी ले लेते हैं। इट इज़ योर पार्टिकल m1 और एक ये पार्टिकल है m2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल इज r1 and the position vector of this particle is r2। भाई पोजीशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो ये हमने क्या बनाया, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अब अगर आप यहां पर देखें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम इनकी पोजीशन को, रिलेटिव पोजीशन जो भी है, इसमें कोई भी चेंज ना आने दें। सपोज हम एक फोर्स लगा रहे हैं, मानकर चलते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स है F1 और इधर हम एक दूसरा फोर्स लगा रहे हैं, ये है F2। क्लियर? तो अब ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल्स पर फोर्स लगेंगे ये क्या काम करेंगे, ये इन पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, इन फोर्सेस का इफेक्ट होगा कि ये फोर्सेस लगाएंगे F1 इज इक्वल्स टू M1 A1, जो यहाँ प्रोड्यूस करेगा ये F1 फोर्स, और F2 इज इक्वल्स टू होगा, इट इज़ योर M2 A2। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये फोर्स हम यहाँ पर कहें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर कोई एक ऐसा पॉइंट इसके सिस्टम में हम देखें जिस जगह हम ये दोनों फोर्सेस लगा दें, F1 प्लस F2, और ये मोशन अनअफेक्टेड रहे, मतलब जिस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है सेम उसी तरह से यहाँ मूवमेंट होता रहे। किस सिचुएशन में कि इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे थे और अगर हमने वो दोनों फोर्सेस का सम यहाँ पर लगा दिया तो ये क्या बोला गया, इट इज़ योर सेंटर ऑफ मास। तो हम मान सकते हैं कि इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इट इज़ योर RCN। तो यहाँ क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप देखेंगे कि जैसे कि फोर्स लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अगर हम देखें v1 विल बी गिवन बाय इट इज़ योर dr1 ओवर dt। और अगर आप वेलोसिटी देखेंगे सेकेंड पार्टिकल की तो यहाँ पर ये कहा जाएगा इट इज़ dr2 अपॉन dt। अब जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इट इज़ योर dv1 अपॉन dt। और यहाँ अगर आप इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन देखेंगे तो इट इज़ dv2 अपॉन dt। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं d ओवर dt ऑफ dr1 ओवर dt, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट इज़ योर A1, और यहाँ आप बोल सकते हैं इट इज़ योर A2, इट इज़ योर d ओवर dt ऑफ dr2 ओवर dt। तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ योर R1 एंड दिस A2 इज व्हाट, इट इज the second order derivative of R2। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी जिसकी बारे में आपको पता है। अब चलते हैं, देखिए कि अगर हम ये देखें कि टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल 1, अगर हम यहाँ पर कहें टोटल फोर्स कितना है, देखिए टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 जिसको आप कह रहे हैं जिसका मास m1 है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, F1। एक तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो पार्टिकल्स थे इनमें आपस में भी एक इंटरनल फोर्स लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स
जो इंटरनल फोर्स आप बता रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप जो यहां पर कहेंगे ये F1 जिसको आप कहकर चल रहे हैं, दिस इज व्हाट योर इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फोर्स क्या हो गया, F1 को अगर आप यहां मानेंगे तो इट इज F1 इज F12, इट इज ऑन पार्टिकल 1, F12 आपने ले लिया, और एक आपने क्या ले लिया, F1 एक्सटर्नल। ये आपने एक एक्सटर्नल फोर्स मान लिया जो हम अप्लाई कर रहे थे, लेकिन टोटल फोर्स पार्टिकल 1 पर कितना था, दिस वाज द टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल 1। अब टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल 2 भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास M2, दूसरा वाला जो हमारा पार्टिकल था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ योर F2। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ इंटरनल फोर्स क्या हो गया, इट इज़ F21 एंड इट इज़ योर एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल। तो इस तरह से टोटल फोर्स जो हमने देखा इन पार्टिकल्स में वो कितना आ गया, टोटल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल फोर्स इज व्हाट, F21 एंड F12। तो ये हमारे इंटरनल फोर्सेज हो गए F1, F12 एंड F21 एंड योर फोर्सेज आर F1 एंड F2, दिस इज द टोटल फोर्स। तो अगर हम ये देखें कि M1 A1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि M1 A1 इज व्हाट, M1 A1 is your F1, that is your F1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो F1 is F12 प्लस F1 एक्सटर्नल। देखिए पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे चलते हुए कि दिस इज योर M1 A1 एंड M2 A2 इज व्हाट, इट इज योर F2, और ये कितना हो जाएगा, इट इज़ F21 एंड इट इज़ F2 एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस, भाई एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस जो अब ड्यू टू ग्रेविटेशन या ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स है ना, दिस इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, जो एक दूसरे के ऊपर ये पार्टिकल्स लगा रहे हैं। तो अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो म्यूचुअली जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं इन पार्टिकल्स के, ये कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि F12 इज माइनस F21, ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, कि ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो M1 A1 प्लस M2 A2 इज योर टोटल एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप कह सकते हैं इट इज़ योर F1 जो आपने एक्सटर्नल लिया हुआ है, और इट इज़ योर F2 जो आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ है। इट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स जो आप इस सिस्टम पर लगा रहे हैं, ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ अगर आप मान लें कि भाई दोनों पार्टिकल्स का मास कितना है, M1 एंड M2, तो टोटल मास अगर आप मान सकते हैं इट इज़ M1 प्लस M2। तो टोटल मास आपका हो जाता है, टोटल मास इज योर, जिसको आप मान सकते हैं M एंड इट इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2, ये आपका टोटल मास होता है। अब अगर हम यही फोर्स कहाँ पर अप्लाई करें कि इफ़ F एक्सटर्नल, जिसको आपने क्या माना हुआ है, F1 एक्सटर्नल एंड F2 एक्सटर्नल, इन दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जिसको आपने F एक्सटर्नल लिया हुआ है, इफ़ यू अप्लाई ऑन द सेंटर ऑफ मास,
तो सेंटर ऑफ मास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक डायग्राम छोटा सा यहाँ पर भी बना देता हूँ जिससे कि बार बार मुझे पेजेस को टर्न ना करना पड़े कि ये हमारा पार्टिकल m1 एंड दिस वन इज योर m2, और ये आपने माना हुआ था इट इज़ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास का आपने पोजीशन वेक्टर एज्यूम किया हुआ था RCM। तो मूवमेंट किस में होगा? सेंटर ऑफ मास में। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या काम करेगा? ये एक्सटर्नल फोर्स, ये अगर हम जहाँ पर टोटल मास मान रहे हैं और जो हमने लिया हुआ था RCM, राइट, तो इस RCM में क्या करेगा? ये एक्सटर्नल फोर्स इसमें मूवमेंट कराएगा अलॉन्ग विद दिस जो आपने माना हुआ इट इज़ योर M। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इट इज़ M एंड इट इज़ ACM, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? इट इज़ योर M1 A1 प्लस M2 A2। तो अब जिस तरह से आपने यहाँ पर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि M1 क्या है? M1 तो इट इज़ M1 और इसको आपने लिखा था इट इज़ d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ R1, और यहाँ आपने लिखा हुआ है इट इज़ M2 एंड इट इज़ d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ R2। ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इट इज़ योर M एंड इट इज़ योर ACM। अब M किसके बराबर है? अगर आप M को देखें तो इट इज़ M1 प्लस M2, और ACM क्या हो जाएगा भाई? ACM इज़ d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ RCM। सिमिलरली तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा? अगर आप देखते हैं इट विल बी d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ M1 R1 प्लस d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ M2 R2। तो यहाँ अगर आप इसको देखना चाहें तो इस तरह से भी मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं d² ओवर dt स्क्वायर M1 R1 एंड इट इज़ M2 R2। अभी यहाँ पर आप देखें तो क्या है? d² ओवर dt स्क्वायर ऑफ RCM। अब ये जो M1 और M2 था ये पोर्शन कहाँ चला गया? इसको हम इधर ले जाते हैं M1 प्लस M2। तो अगर आप यहाँ देखें दोनों तरफ ही क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के बाद में हम लिख देते हैं RCM इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको एक एक्सप्रेशन आ जाता है निकल कर किस चीज़ के लिए? सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो एक सिस्टम था टू पार्टिकल्स का, M1 M2 उसके मासेस थे, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? दैट इज़ योर, मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अब यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आई हैं तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को भी, बहुत माइन्यूट चीज़ों को भी बहुत एक इजी मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अब n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? इट इज़ वेरी सिंपल। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स ले लें, मान के चलिए ये M3, यहाँ पर आपने ले लिया इट इज़ M4, तो अगर आप देखेंगे तो इन सब का भी क्या होगा? कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर्स होंगे ही होंगे। अगर आप यहाँ देखें तो इन सभी के कुछ ना कुछ हमारे पोजीशन वेक्टर्स होंगे। तो अगर एक n पार्टिकल सिस्टम के लिए आ जाए तो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अब इसके साथ में अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, और बहुत ही जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे इसी चीज़ से रिलेट करते हुए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही थोड़ा सा वीडियो बाकी है लेकिन
कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फॉर एन पार्टिकल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज़ योर आर सी एम एंड इट इज़ M1R1, इट इज़ योर M2R2, M3R3। मानकर चलते हैं कि n पार्टिकल सिस्टम है तो ये हमारा हो गया MnRn। हो सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं इसी सिस्टम में, मान लीजिए M5 Mn कुछ भी आप ले सकते हैं। और डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला आ जाता है। सिस्टम अगर कंसिस्ट करता है किससे, n पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, बहुत ही थोड़े समय में इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। देखिए अब मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। देखिए अब मानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मानकर चलिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, लेकिन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पर क्या है हमारा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में क्या होगा, जैसे आपने कहा कोई चीज़ आयरन का बना हुआ है, तो आयरन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी हमारे एक जैसे होंगे, और मास मतलब एंटायर बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो ये पार्टिकल्स जो हम यहाँ पर ले रहे थे, अब देखिए इसको एन पार्टिकल सिस्टम से ही कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमने बहुत सारे पार्टिकल्स शो किए हुए हैं। इट मे कंटेन ना सो मैनी पार्टिकल्स, जिनको आप मान सकते हैं इट इज़ अ एन पार्टिकल सिस्टम। अब मान लेते हैं भाई ये पार्टिकल M1 है, ये पार्टिकल M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये Mn है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये भी पार्टिकल है, और इन सभी के पोजीशन वेक्टर्स भी आपको गिवन है। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो ये R1, R2, R3, इस तरह से आप ये पोजीशन वेक्टर्स को अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, जिनको हम शो कर रहे हैं किस चीज़ से, R1 से, R2 से, R3 से। देखिए मैं शो करता हूँ R1, इट इज़ R2, R3, R4, इस तरह से ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अगर ये एक n पार्टिकल सिस्टम है तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास अगर मान लेते हैं कि इट इज़ व्हाट योर RCM, ये RCM है, तो अगर आप यहाँ पर कहेंगे इट इज़ द पोजीशन वेक्टर, ये हम इसको मान लेते हैं इट इज़ द पोजीशन वेक्टर, तो दिस RCM इज़ व्हाट, इट इज़ M1R1, जैसा कि अभी आपको बताया है, M2R2, M3R3 अप टू MnRn। कहाँ तक ले सकते हैं भाई, n पार्टिकल सिस्टम है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। अब देखिए ये M1, M2 ये सभी अगर आप देखेंगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स का मास सेम होगा। मान लेते हैं इट इज़ डेल्टा M। ये हम क्या मान लेते हैं कि इट इज़, मान लिया हमने कि इन सभी का जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स थे इन सभी का मास सेम है। तो उस सिचुएशन में RCM क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज़ M1 की जगह आप क्या लिखेंगे, डेल्टा MR1, इट इज़ डेल्टा MR2 प्लस डेल्टा MR3 अप टू डेल्टा MRn। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे एंड अपॉन, चूँकि n पार्टिकल सिस्टम है तो हम कहेंगे डेल्टा M प्लस डेल्टा M प्लस डेल्टा M अप टू n। n तक हम इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो व्हाट इज़ कॉमन, डेल्टा M इज़ कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं इन सारी चीज़ों को। RCM इज़ डेल्टा M
and it is R1 plus R2 plus R3 up to Rn अपॉन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज़ डेल्टा m इंटू n। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इट इज़ द टोटल मास। अब ये मान लेते हैं कि जो भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स थे, जो भी ये मास m है, इफ़ इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर ये क्या कर रहा है कि अगर हम ये कहें कि इफ़ डेल्टा m इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो उस सिचुएशन में अब देखिए इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस RCM इज़ व्हाट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ योर डेल्टा m and summation of Ri, I equals to 1 to I equals to n over, आप लिख सकते हो summation of delta mi और I equals to 1 to I equals to n। ये भी एक आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि अगर आप RCM का फॉर्मूला देना चाहें। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा m इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इट मीन्स दैट डेल्टा m इज व्हाट, इट इज़ वेरी स्मॉल, वी कैन से इट इज़ dm। एंड समेशन किसका कर रहे हैं आप, समेशन कर रहे हैं R1 R2 R3 का, तो आप इसको कुछ इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज़ RDM ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्योंकि जब आप समेशन की बात करते हैं तो समेशन ऑफ r आपने ले लिया, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं इट इज़ योर RDM, और यहाँ आपने समेशन किसका किया था, डेल्टा m का। तो यहाँ पर जिस जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और एक रेगुलर शेप है, तो हम इस तरह से फॉर्मूला ले लेते हैं, या कहीं कहीं हमसे कुछ दूसरे ढंग से भी लिखा हुआ होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCM इज़, इट इज़ 1 अपॉन m, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन ऑफ dm लिख लिया, एंड इट इज़ RDM। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस पर्टिकुलर है ना, एक नंबर 1 पर मैंने शो किया है, नंबर 2 पर अब रेगुलर शेप है, लाइक जैसे आपने कहा कोई रॉड है, कोई एक डिस्क है, तो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 वाला, क्योंकि टोटल मास विल रिमेन सेम। क्योंकि अभी आगे आपको जब मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तब इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन आएगा। तो ये दोनों ही, अब यहाँ पर क्या होता है RDM, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सपोज़ एक शेप कुछ इस तरह से, इट इज़ अ सॉलिड है ना, तो अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर मास कुछ और होगा, यहाँ पर मास कुछ और होगा, और अगर एक शेप कुछ इस तरह से, तो यहाँ आप हर जगह देखेंगे अगर ये विड्थ हमारी हर जगह इक्वल रहे तो यहाँ पर मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए यही हमारे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आगे अब चलने वाले हैं सेंटर ऑफ मास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर आप कहेंगे टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, कि वंस यू गॉट इट आपको फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अभी तो मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखना चाहूँगा कि आप सेंटर ऑफ मास को समझें पहले, कि सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। RCM इज व्हाट, इट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ RDM ओवर M। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि R क्या है, R इज अ वेक्टर दैट इज योर x I कैप, y j कैप, z k कैप। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कहेंगे XCM तो क्या हो जाना है यहाँ पर, इट इज़ योर XDM ओवर M। अगर आप YCM कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक प्लेन फिगर है तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा, सॉलिड है तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पर आप बोल देंगे इट इज़ YDM ओवर M। इसी तरह से आप कहेंगे ZCM तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ ZDM ओवर। आप किस तरह से निकालते हैं,
बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ देखेंगे सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अभी देखिए रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है टॉपिक, रोटेशनल मोशन में फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन सब को सीखने के लिए, समझने के लिए सेंटर ऑफ मास का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आया हो, समझ चुके होंगे आई होप, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।